नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के 5वें चरण को मंजूरी। 31 कंपनियों के करीब 7,877 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर। 82,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का होगा उत्पादन। The CAS is here to stay for sure. Only we will see if there are certain constraints or certain issues that we can improve. Certainly we will look at it. कैस पर रंग लाई CNBC आवाज की मुहिम से भी चेयरमैन बोले, खामियों की ही हो रही समीक्षा, जल्द दूर करने की होगी कोशिश, पीछे हटने का सवाल नहीं। इशारों इशारों में CNBC आवाज की कैस को लेकर कवरेज की भी की तारीफ। Some media houses have done, I think, full day dedicated programs on how the CAS could be improved in terms of like CAS remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading. कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में बंद। बैंक निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप हल्की बढ़त पर बंद। IT FMCG शेयरों में बिकवाली रही। रियल्टी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। एयर इंडिया के 2 पायलटों के शुरुआती डोप टेस्ट का नतीजा नॉन नेगेटिव। सूत्रों के मुताबिक दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट नतीजों का इंतजार। दोनों पायलटों को रोस्टर से हटाया गया। त्योहारों पर हवाई किराए पर लगाम लगाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ड्राफ्ट नियमों का अंतिम रूप देने के लिए 3 हफ्ते का दिया समय। केंद्र ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया है ड्राफ्ट नियम। बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव। वसुंधरा राजे और राम माधव बने उपाध्यक्ष। सतीश पुनिया और स्मृति ईरानी महासचिव। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष का जिम्मा। अमित मालविया की IT सेल चीफ पद से छुट्टी। दीपक मस्के को मिली कमान। बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा। 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। पोल गिरने के बाद करंट की अफवाह से मची भगदड़। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़। भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा प्रशासन। चश्मदीदों का दावा, 20 से 25 लोग भगदड़ में घायल। सरकार ने ECMS यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के 5वें चरण को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 31 कंपनियों के करीब 7,877 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पहले 4 चरणों में अब तक 75 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ECMS के जरिए 82,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन होगा, जिससे करीब 9,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज की जो 31 कंपनीज जिनको आज अप्रूवल मिला है, उनको मिला के 106 कंपनीज में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल हुआ है। अभी 38 प्रोजेक्ट्स ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लिया। 38 प्रोजेक्ट्स, विच इज अ वेरी बिग थिंग। विद इन सच ए शॉर्ट टाइम फ्रेम, 38 projects actually starting manufacturing is a very satisfying thing. इन 106 प्रोजेक्ट्स में 74,628 persons will be directly employed, यानी करीब 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे मिलेगा। मिंडा ग्रुप की कंपनी मिंडा इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोजेक्ट को भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में मंजूरी मिली है। कब शुरू करेगी कंपनी उत्पादन, इस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा से बात की संवाददाता असीम मनचंदा ने। सबसे पहले तो आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जानना चाहेंगे कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर? हम इसके अंदर 270 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ये पुणे चाकन महाराष्ट्र में आएगा। ऑलरेडी ये फेज़ 1 के अंदर जो हम इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं। बिल्डिंग हमारी चालू चुकी है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और हमारी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा करीबन अप्रैल में 2028 के अंदर। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स सर यहाँ पे आप ये हम डिस्प्ले करेंगे, तो TFT डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाहर से खरीदेंगे और इंपोर्ट करेंगे इन फेज़ 1 और पूरी असेंबली यहाँ करेंगे। फेज़ 2 में हम सारे कंपोनेंट्स भी इंडिया में लोकलाइज करेंगे। सर इसके अलावा पहले भी आपके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जहाँ तक मुझे पता? ये पहला प्रोजेक्ट है, बट हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमने एप्लीकेशन अभी डाली हुई है। अच्छा, तो इससे पहले मिंडा ग्रुप के किसी प्रोजेक्ट को ECMS में मंजूरी नहीं मिली है? नहीं, अभी हमने अप्लाई किया था, तो हमको भी जैसे हमने अप्लाई किया हमको इमीडिएटली मिल भी गई। ओके सर, फाइनली प्रोडक्शन कब तक शुरू हो रहा है इसका?
अगले साल अप्रैल में 2028 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी के 8 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आईटी सेल के चीफ अमित मालविया की छुट्टी हो गई है। उनकी जगह अब दीपक मस्के कमान संभालेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए बीजेपी की नई टीम कैसी है? देखिए, दरअसल ये जो नई टीम है 65 सदस्यों की नई टीम घोषित की गई काफी लंबे इंतजार के बाद। और इस नई टीम में जिस बात की अटकलें थी या फिर संभावना जताई जा रही थी वो कि कई सारे इसमें युवा चेहरे रखे जाएंगे। तो उन युवा चेहरे का और साथ ही साथ अनुभव का, इन दोनों का काफी बेहतर तालमेल दिख रहा है इस पूरी नई टीम में। इन सब के अलावा एक चीज और, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे संगठन में खास तौर से दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मामला है वहां पर देखें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में पहले कुल मिलाकर 13 उपाध्यक्ष रखे गए हैं। उसमें से 12 जो हैं पुराने उपाध्यक्ष के चेहरे बिल्कुल बदल दिए गए हैं और इसमें 4 को बरकरार रखा गया है और 9 जो है नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें वसुंधरा राजे बरकरार रखी गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से 2 चेहरों को इसमें जारी रखा गया है, रेखा वर्मा को और तारिक मंसूर को। पंजाब में चुनाव है तो पंजाब से देखें तो मनप्रीत सिंह बादल भी यहाँ पे इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाले कैटेगरी में यहाँ पे हैं। राष्ट्रीय महासचिव का मैं देख रहा था, वहां पे BL संतोष पद पे बने हुए हैं और इसमें काफी ज्यादा बदलाव राष्ट्रीय सचिवों के वर्ग में भी यहां पे किया गया है। कुल 16 राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए हैं पहले, जबकि इनकी संख्या मुश्किल से 11 होती थी। और पहले के सचिव में सिर्फ एक ही चेहरे हैं, अनिल एंटनी, जो बरकरार रखेंगे। बाकी सारे नए चेहरे राष्ट्रीय महासचिव यानी संगठन के स्तर पर रखे गए हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का एक पद होता है, तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पे एक चौंकाने वाला नाम निकल कर सामने आया, वो है उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। बता दूं कि पीयूष गोयल सरकार में आने से पहले 2014 से पहले कोषाध्यक्ष होते थे। अब फिर से उनको कोषाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया और राजेश अग्रवाल की जगह लेंगे पीयूष गोयल। राजेश अग्रवाल अब तक कोषाध्यक्ष होते थे, काफी महत्वपूर्ण पद होता है भारतीय जनता पार्टी के तहत। इन सब के अलावा जो मीडिया सेल के प्रभारी थे वहां पे भी बदलाव किया गया है और अमित मालवीय जो IT सेल के चीफ थे उनकी जगह नई नियुक्ति यहां पर की गई है। तो मुझे लगता है कई सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये नई टीम तैयार की गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हाल के परीक्षा विवादों के बाद अब सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने NTA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नीट, नेट समेत तमाम तरह के परीक्षाओं के सुधार को लेकर बात हुई। साथ ही खुद NTA में किए जा रहे बदलाव की भी जानकारी दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या हुआ है इस बैठक में? जी, ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि प्रहलाद जोशी ने पहली बार एक जो NTA के रिफॉर्म्स है उसको लेके एक बड़ी बैठक की। इसमें जो तमाम आला अधिकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थे वो शामिल थे और जो मुख्य बात हुई कि किस तरीके से पूरे NTA को रिफॉर्म किया जाए, परीक्षाओं में सुधार किया जाए। और ख़ासतौर पर ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी कल ही जो नेट की परीक्षा है उसमें 3 सब्जेक्ट्स में रीटेस्ट के आदेश दिए गए थे क्योंकि उसमें कई सारे जो गड़बड़ियाँ पाई गई थी। तो बात ये हुई कि किस तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी कम से कम हो या नहीं के बराबर हो। सरकार की तरफ से ये बताया गया कि करीब जब से पिछले कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा जो NTA के कर्मचारी हैं उनको हटाया गया है। 10 नई भर्तियां की जा रही हैं बहुत सीनियर प्रोफेशनल लेवल पे, जिसमें CTO, CFO और साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट हैं, इनको रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि कुछ प्रोटोकॉल्स की पे विचार हो रहा है। तो शिक्षा मंत्री ने NTA को ये आदेश दिए कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बनाया गया जाए और पूरा जो परीक्षा की प्रणाली है उसका ऑडिट किया जाए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि एयर गैप सिस्टम और सेक्लूडेड क्लासरूम, यानी कि ऐसे क्लासरूम्स हों, ऐसे परीक्षा केंद्र हो जहां पे बाहर का इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल ना हो पाए, इंटरनेट से या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई बाहरी प्रभाव ना डाल सके, इस पर विचार हो। और दूसरी तरफ डिवाइस डिपॉजिट सिस्टम की जो छात्र आते हैं वो किस तरीके से जो मोबाइल है या बाकी डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल क्लासरूम की या परीक्षा केंद्र की पहुंच से दूर रहे, इसका एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए बोला गया और कहा गया कि एक समयबद्ध तरीके से इन सब को लेकर रिपोर्ट दी जाए। और आप बने रहिए हमारे साथ।
देश भर में फूड सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट जहां रेस्टोरेंट की हाइजीन और सेफ्टी को लेकर कार्रवाई बढ़ा रहे हैं, वहीं मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। फसाई ने फूड प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट को लेकर इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। चलते हैं रोहन के पास। रोहन, मॉल्स ने क्या एडवाइजरी जारी की है, बताइए। जी, कई सारे जो बड़े मॉल्स हैं उन्होंने हाल में अपनी कई सारी एडवाइजरी इशू की है अपने अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं, फूड चेन्स हैं उनके सामने, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा होगा, चाहे वो स्टेट एफडीओज हो, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बाकी राज्यों में कई सारे इन्फोर्समेंट एक्शन लिए हैं कई इंपॉर्टेंट फूड चेन्स के खिलाफ। तो जो मॉल्स हैं उनको ये लगता है कि अगर फूड चेन की क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है तो इससे जो मॉल की क्रेडिबिलिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और इसलिए कहा गया है कि आप जो है हाइजीन के प्रोटोकॉल का मेंटेन कीजिए, जो फूड सेफ्टी है उसके नियमों का पालन कीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ये जो है आपस में रद्द किया जा सकता है। इस तरह के कई सारे एडवाइजरी मॉल्स इशू कर रहे हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ हुई है वो एफएसएसएआई की तरफ से हुई है। एफएसएसएआई ने एक एडवाइजरी जारी की है तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि जब आप किसी फूड प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए, क्योंकि ये लोगों की फूड चॉइस को प्रभावित करता है, इससे लोगों की सेहत प्रभावित होती है। तो अगर कोई वैज्ञानिक आधार के बिना कोई दावा करती है और आप अगर गलत फूड प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आप भी होंगे। इस तरह की एडवाइजरी फूड रेगुलेटर की तरफ से दी गई है। तीसरी तरफ महाराष्ट्र एफडीए ने एक नोटिस इशू किया है, शोकॉज नोटिस किया है, जो जिसमें कि शाहरुख खान सहित जो बड़े एक्टर हैं, टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर्स हैं, उनको ये दिया गया है। उसमें एक पान मसाला के एडवर्टीजमेंट की बात थी जो कि 2024 में किया गया था। उसमें कहा गया था कि ये जो था ये या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो प्रतिबंधित पदार्थ है यानी टोबैको है उसका एंडोर्समेंट करती है, तो इस तरह की चीज़ों को आगे ना करने के लिए एक एडवाइजरी इशू की गई है। जी बिल्कुल रोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आएंगे आपके पास। त्योहारों में बढ़ते हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते हवाई किराए पर केंद्र के ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले को विस्तार से बता रहे हैं असीम मनचंदा। त्योहारों और छुट्टियों के वक्त अक्सर हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में कहा गया था कि इन किरायों को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाया जाए, साथ ही एक रेगुलेटर भी बनाया जाए। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 30 दिन के अंदर ड्राफ्ट नियम संसद के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नियमों को सौंप दिया। हालांकि ये ड्राफ्ट नियम सीलबंद लिफाफे के अंदर रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा कि हमें नियमों को फाइनल करने के लिए 3 हफ्ते के वक्त की जरूरत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात को मानते हुए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होगी, तो उम्मीद है कि अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो हवाई किराए हैं इनको रेगुलेट करने के लिए नियम सरकार जारी कर देगी। फ्लाइट में पैसेंजर्स का भरोसा पूरी तरह से पायलट पर होता है, लेकिन क्या हो अगर पायलट ही नशे में हो? फुकेट दिल्ली फ्लाइट मामले में पायलटों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद अब एयर इंडिया के ही 2 और पायलट के पहली डोप स्क्रीनिंग रिजल्ट नॉन नेगेटिव आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फिर एक बार चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या निकला है पायलट्स के डोप टेस्ट में? ये बहुत ही चिंता की खबर है क्योंकि 2 और पायलट्स का जो प्रिलिमिनरी डोप टेस्ट है वो नॉन नेगेटिव निकला है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम पॉजिटिव अभी मान लेंगे, इसके बाद इन सैंपल्स को भेजा जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, और वहाँ भी अगर यही रिजल्ट आता है तो और उसमें ये भी पता लग सकता है कि आखिर कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया, तो फिर इसे पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया। और ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जो फुकेट दिल्ली फ्लाइट थी उसके बाद जो पायलट इन कमांड का डोप टेस्ट किया गया था वहाँ पर भी ये पाया गया था कि ये पॉजिटिव है। कंफर्मेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव हुआ था, उसमें marijuana के इस्तेमाल की बात कही गई थी। तो उसके बाद 13 अगस्त को एयर इंडिया ने कहा था कि हम अपने सभी पायलट्स का, सभी 5000 पायलट्स का जो है जो सब्सटेंस स्क्रीनिंग है वो करेंगे, और उसमें अभी तक 400 ऐसे पायलट्स की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें से 2 का जो है रिजल्ट प्रिलिमिनरी रिजल्ट पॉजिटिव निकला है। अभी बाकी का किया जाना बाकी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरीके से जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं पायलट्स में नशे के, तो उसको लेके रेगुलेटर को भी इस वक्त चिंता करने की जरूरत है। जी बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कैस पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। सेबी चेयरमैन ने आज साफ कर दिया कि कैस में खामियों की समीक्षा हो रही है और जल्द उनको दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि कैस से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। साथ ही तुहीन कांत पांडे ने इशारों में सीएनबीसी आवाज की कैस को लेकर कवरेज की भी तारीफ की।
SEBI, our teams have been participating, been talking to the different participants on the level of participation, on what particular concerns are, and in the social media also there have been a lot of suggestions. I think some media houses have done, I think, full day dedicated programs on how the CAS could be improved in terms of like CAS remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading and so on. So we are actually analyzing those issues, and will soon come to a view on the matter. ऐसे भी हमने देखा है कि जो एक्टिविटीज़ है, तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी यदि कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, उसके पीछे भी डेटा इज़ बीइंग एनालाइज्ड, राइट? तो सम ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि एक्सपायरी डेज में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि जो कि इतने साधारण ना हो, जैसे हमने कहा है कि उसमें भी कुछ छुपा हो, तो वो डेटा भी हम देख रहे हैं। जैसे आपने बोला था VWAP सिस्टम जो पहले था, उसमें भी क्लोज के समय में कई बार इस तरह से ट्रेड्स आते थे जो काफ़ी मूव करते थे। तो इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, यदि लोग नहीं करें तो हम उन लोगों को जो वो ऐसे मैनिपुलेशन में यदि करेंगे तो फिर उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करें। द कैश इज़ हियर टू स्टे फॉर श्योर, ओनली वी विल सी इफ देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स or certain issues that we can improve. Certainly we will look at it. 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में पीएम मोदी ने एक बड़ा टास्क सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों में 50 भारतीय कंपनियां आए। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। मिशन फॉर्च्यून 50 जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। आज फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार दायरे में रहा और सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 281 अंक गिरा तो निफ्टी 78 अंक फिसल कर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग फ्लैट रही। हालांकि दूसरी ओर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली। तो कैसे रहा आज के पूरे बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ देखने को मिली। हालांकि अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में देखें तो मार्केट ने रिकवरी का भी प्रयास किया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में जरूर बंद हुए। निफ्टी बैंक में भी ऑफलोज की रिकवरी है। सेंसेक्स और निफ्टी को आप देखें तो थोड़ी सी 0.3% के आसपास के कट के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बात करते हैं अगर स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, तो यहां पर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब निफ्टी के बढ़ने वाले शहरों में ONGC है, HDFC लाइफ, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये कुछ खास स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। वहीं बात करें अगर आप गिरने वाले शहरों की तो इसमें TCS आ गया, सन फार्मा है, इन्फी और HCL टेक। आज IT स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट का एक्शन यहां पर आपको नजर आया। लेकिन अगर आपको पूरी तस्वीर समझनी है मार्केट की तो स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। इंडिया वेक्स ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहा, लेकिन ऑटो, IT, बैंक्स, FMCG और फार्मा यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल्स हैं, इसके अलावा बैंक्स हैं, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट की थीम और डिफेंस एज अ पैक। यहां पर आप देखें तो खरीदारी का एक्शन नजर आया। लेकिन सभी सेक्टर्स की बात करूं तो इनमें से एक मेटल ऐसा है जिसकी चमक थोड़ी सी ज्यादा बेहतर साइड पर आपको देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर ये आज का टॉपर था। इसके अलावा बीटन डाउन नाल्को, सेल और जिंदल स्टील, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो हल्की सी खरीदारी नजर आई। चलिए अब आपको बता दें, IRCTC ने अनअप्रूव्ड फूड एंड बेवरेज आइटम्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। IRCTC ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जांच शुरू कर दी है। इसमें अनअप्रूव्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से लेकर खाने के सामान की बिक्री, स्टॉकिंग पर नजर रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी है दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए क्या एक्शन लिया है आखिर IRCTC ने? देखिए, आपको अगर याद हो कि अभी फिलहाल CAG ने इस बात को हाईलाइट किया था कि जो रेलवे स्टेशनों पर टैप वाटर है वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, कई सारी गंभीर बीमारियां उससे हो सकती हैं। और हम इसके अलावा देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में FDA की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है, खासतौर पर फूड आइटम्स को लेकर। इसी का संज्ञान लेते हुए अब IRCTC ने एक अभियान की शुरुआत की है। खासतौर पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच की जा रही है। जो वेंडर्स है क्या वो अप्रूव्ड आइटम्स ही
बेच रहे हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर्स हो या फिर दूसरे खाने पीने का सामान हो, इस पर नजर रखी जाएगी और कहीं बासे सामान की स्टॉकिंग तो नहीं की जा रही। यही सब चीजों पर अब IRCTC ने पूरा अभियान छेड़ दिया है। रेलवे की तरफ से जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उसके साथ क्विक रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। अलग अलग जोन से, अगर मैं जोन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से बताऊं कि अब तक जो IRCTC ने कार्रवाई की है वो बेसिकली लखनऊ रीजन की अगर हम बात करें तो 117 ट्रेनों की जांच की गई है और जिसमें 5200 से ज्यादा पानी की बोतलें अनअप्रूव्ड कैटेगरी की पाई गई हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर 51 ट्रेनों की जब जांच की गई तो इसके अंदर 3100 से ज्यादा पानी की बोतलें ऐसे मिली जो रेलवे की तरफ से, IRCTC की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है। ना सिर्फ पानी की बॉटल्स बल्कि कई सारी खाने पीने की चीजें हैं जैसे कि फ्लेवर्ड मिल्क है, आइसक्रीम है, ये भी जो जांच की गई उसमें पाया गया कि जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें शामिल नहीं होती है। तो अनअप्रूव्ड आइटम्स धड़ल्ले से ट्रेनों और स्टेशनों पर बेची जा रही है और अब उसी पर ही संज्ञान लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग रीजन में ये छापेमारी की जा रही है और IRCTC की तरफ से जानकारी दी गई है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने तक ये पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ा जाएगा और जो अनऑथराइज्ड वेंडर इसमें पाए जाते हैं उन पर पीनल एक्शन भी लिया जाएगा। पाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को ग्लोबली अनवील कर दिया है। स्कॉर्पियो एन के बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार इस पिकअप ट्रक को भारत में अप्रैल 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 19,79,000 रुपए से कम होगी। तो कैसी है महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर, बता रही है दीपाली राणा। महिंद्रा ने मच अवेटेड स्कॉर्पियो पिकअप का ग्लोबल अनवील किया है और 2023 में केप टाउन साउथ अफ्रीका में इसे दिखाया गया था क्योंकि ये ग्लोबल प्रोडक्ट भी रहेगा। इंडियन मार्केट्स के साथ साथ विदेशों में भी कंपनी इसे बेचेगी। इंटरेस्टिंग ये है कि ये प्रोडक्शन रेडी वर्जन है। अप्रैल 2027 में इसका लॉन्च होगा और सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी प्राइसिंग। कंपनी ने कहा है कि जिसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा वो 19.79 लाख का रहेगा, जो कि एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक के हिसाब से काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। खास बात यह है कि चाकन प्लांट में जहाँ स्कॉर्पियो एन बनती है वहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसे कंपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के तौर पे ज़्यादा देख रही है क्योंकि इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी नीचे प्रोडक्ट है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें तो थाईलैंड एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा कंपनी के लिए इसे एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें आपको सेम बॉडी ऑन फ्रेम चेसी मिलेगी जो आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिलती है। लेकिन बात करें इसकी स्टाइलिंग की तो इसका लुक एंड फील काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गुड लुकिंग प्रोडक्ट है। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs मिल रहे हैं, ये वर्टिकली स्टैक्ड फॉग लैम्प्स हैं, हनीकॉम पैटर्न ग्रिल मिल रही है। यहाँ आपको स्कॉर्पियो लेटर फॉर्म में मिलता है और जो ये मैस्कुलर स्टिक रेट है यहाँ भी महिंद्रा लेटर फॉर्म में दिया गया है। इनफैक्ट क्रोम का इस्तेमाल तो ना के बराबर है लेकिन ब्लैक ग्लास फिनिश काफ़ी आपको फ्रंट में दिखाई देगा और डेफिनेटली एक बड़ी व्हीकल, एक ह्यूज, एक बल्की व्हीकल फर्स्ट नज़र में नजर आती है। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में रेयर में आपको स्मॉलर रेक्टेंगुलर LED टेल लैम्प्स मिलते हैं विद C-शेप्ड सिग्नेचर्स। इसके अलावा यहाँ महिंद्रा लाइफस्टाइलर लेटर फॉर्म में बड़ा टेल गेट पर लिखा हुआ है। नीचे की तरफ आपको रग्ड ब्लैक बम्पर मिलता है स्क्वायर डिजाइन एलिमेंट्स के साथ। कंपनी ने इसकी पावर ट्रेन डिटेल्स शेयर नहीं की हैं बट एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब ये लॉन्च होगी तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2200 सीसी डीजल इंजन के साथ लॉन्च हो सकती है। ये वही इंजन ऑप्शंस हैं जो आपको ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन में मिलते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। खास बात यह है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोला जाता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दर्शन के लिए लगी कतार में करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। नीलकंठ द्वार के पास हुई इस घटना में करीब 6 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले इलाके में भीड़ का दबाव बढ़ने से 13 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई।
सभी घायलों और बीमार श्रद्धालुओं को चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। फिलहाल दर्शन व्यवस्थित, सुचारू और सुरक्षाकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं। वहीं बिहार के लखीसराय में आज अशोक धाम मंदिर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। उस समय जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतार में लगे हुए थे। अचानक बड़ी भीड़ और बिजली का पोल गिरने की अफवाह के बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगे। बैरिकेडिंग टूट गई और भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखीसराय के डीएम के मुताबिक श्रद्धालुओं की कतार अशोकधाम होटल तक पहुंच गई थी और इसी दौरान वहां 2 ट्रेन भी रुकी थी। अचानक बिजली का एक खंभा गिर गया। इसके बाद लोगों में अफवाह फैल गई कि बिजली का तार गिर गया है। घबराए श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे, जिससे महिलाओं की कतार पर दबाव बढ़ा और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद धार्मिक न्यास परिषद ने जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।